एवरीवन। हमने पिछले वीडियोस में जीन के कॉन्सेप्ट को जाना। फिर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर को समझे। आज के वीडियो में हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो क्या बनाता है, डीएनए से आरएनए को बनाता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट होता है इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का बात करेंगे। तो प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, मल्टी सब यूनिट एंजाइम। मल्टी सब यूनिट का क्या मतलब हुआ, इस एंजाइम के कई छोटे छोटे हिस्से होंगे जिसका काम क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का, डीएनए से आरएनए बनाना। बैक्टीरिया में जैसे कहा कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, और जितने भी आरएनए के टाइप्स होते हैं जैसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और भी स्मॉल आरएनए, सब एक ही एंजाइम से बनता है। यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, जो आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कैसा है, मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। एक एंजाइम के कई छोटे छोटे हिस्से हैं। और प्रोकैरियोट में कितने आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, सिंगल, जो सारे तरह के आरएनए बना सकता है। तो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानेंगे। कुछ बेसिक फीचर्स का है कि ये प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या है। तो हमेशा आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को किस डायरेक्शन में बनाता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। यूजिंग डीएनए से आरएनए बनेगा हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, जो रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनाता है। उसके लिए एक प्राइमर का जरूरत होता है। प्राइमर क्या होता है, एक शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए, जो डीएनए सिंथेसिस में स्टार्ट पॉइंट करता है। डायरेक्ट एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स नहीं ऐड कर सकता, उसके लिए एक प्राइमर का जरूरत होता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर का जरूरत नहीं होता। ये डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड जैसे ही डीएनए दिख गया, स्टार्ट हो गया, उसके सामने न्यूक्लियोटाइड जोड़ने लगेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज का एक खास बात क्या है, इसको प्राइमर का जरूरत नहीं है। हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि कहाँ आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, प्रमोटर रीजन पे। तो इस प्रमोटर रीजन को कौन आइडेंटिफाई करता है, सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाई करता है। लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट के केस में इसको आइडेंटिफाई करेगा। और सिग्मा फैक्टर किसका पार्ट है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। अब आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये कैसा एंजाइम है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का क्या मतलब है, ये कंप्लीट एंजाइम है जिसमें क्या है, एक कोर एंजाइम है और दूसरा क्या है, ये सिग्मा फैक्टर है। तो कोर एंजाइम के क्या क्या हिस्से हैं, इसमें 2 अल्फा सब यूनिट है, 2 बीटा सब यूनिट है और एक ओमेगा सब यूनिट है। हर हिस्से को जानते हैं। पहले बात करेंगे अल्फा सब यूनिट की। अल्फा सब यूनिट कितने होते हैं, 2 होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। सबका वेट कितना होता है, 37 किलो डाल्टन। इस वेट को याद रखने का जरूरत नहीं है, इसका रोल याद रखना जरूरी है। तो ये किस लिए, अल्फा सब यूनिट का क्या काम है, एंजाइम असेंबली। आप देख रहे हैं इस साइड को और इस साइड को कौन जोड़ रहा है, दोनों अल्फा सब यूनिट मिलके। इसका क्या और काम है, प्रोमोटर रिकॉग्निशन, प्रमोटर का पहचान करना विथ यूपी एलिमेंट। और क्या काम है, इंटरेक्शन विथ रेगुलेटरी प्रोटीन। तो अल्फा 1 अल्फा 2 क्या करेगा, दोनों पूरे एंजाइम को जोड़े रखेगा, प्रमोटर रिकॉग्निशन करेगा। और अदर जो प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगे, उनका भी एक्शन इन्हीं पे होता है। दूसरा क्या है, बीटा सब यूनिट। बीटा भी 2 है, बीटा और बीटा प्राइम। ये मेन एंजाइम का पार्ट है जो क्या एक्टिविटी करता है, पॉलीमरेज एक्टिविटी। पॉलीमरेज एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो एक एक जो न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, वो इसी हिस्से के मदद से जुड़ता है, एटी ऐसे जुड़ता जाएगा। तो बीटा सब यूनिट क्या है, पॉलीमरेज एक्टिविटी, एंजाइम का वो पार्ट जो न्यूक्लियोटाइड्स को, डीएनए को देख के उसका कॉपी जोड़ता रहेगा। फिर बीटा प्राइम सब यूनिट का क्या पार्ट है,
इसका काम है डीएनए टेम्पलेट से बहुत स्ट्रांगली जुड़ना, कि आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाए तो उससे हटे ना, वहीं पे रहे और आगे बढ़ता जाए। और मेंटेन करता है ट्रांसक्रिप्शन बबल को। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या होता है। फिर ओमेगा सब यूनिट क्या करता है, ये भी एंजाइम को स्टेबलाइज कर, इसमें भी देख सकते हैं ये दोनों से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, तो एंजाइम को स्टेबलाइज करता है। और ये जो बीटा प्राइम है इसके फोल्डिंग में मदद करता है कि ये प्रॉपरली काम कर सके। इसके बाद क्या आता है, सिग्मा फैक्टर। तो आपके मन में उठ रहा होगा कि ये कोर एंजाइम है तो ये इसका पार्ट क्यों नहीं है। अभी कहा है कि एक कोर एंजाइम है और एक सिग्मा फैक्टर, ये अलग क्यों है। तो पहले इसकी एक्टिविटी बात करते हैं। तो सिग्मा फैक्टर क्या है, प्रोमोटर स्पेसिफिक। ये प्रोकैरियोट में -10 प्रिग्नोबॉक्स और -35 प्रोमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाई नहीं करेगा और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसका किस पे रोल है, इनिशिएशन। इसके बाद ये सिग्मा फैक्टर क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। इसीलिए कहा गया है ये कोर एंजाइम है जो आगे का सिंथेसिस करेगा, पॉलीमरेज एक्टिविटी करेगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, और ये सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और कोर एंजाइम से अलग हो जाता है। कोर एंजाइम क्या करेगा, आगे आरएनए बनाएगा। तो समरी क्या है, कोर एंजाइम क्या करता है, इलोंगेशन, और होलो एंजाइम कोर और सिग्मा इनिशिएशन स्टार्ट करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या फंक्शन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म कर रहा है। 3 स्टेजेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, जिसको डिटेल में आगे देखेंगे। पहला क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हो रहा है, सिग्मा फैक्टर आ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होलो एंजाइम है, क्योंकि सिग्मा और कोर एंजाइम जुड़े हुए हैं। ये क्या करता है, डीएनए को खोलेगा, अनवाइंड करेगा, जिससे क्या बनता है, ओपन कॉम्प्लेक्स, और इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। एक खुला हुआ हिस्सा हो गया, डीएनए एक दूसरे से अलग हो गया। अब डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा और आरएनए इस पे बनता रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, ओपन कॉम्प्लेक्स या ट्रांसक्रिप्शन बबल। और पास वन साइड से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इलोंगेशन। इलोंगेशन फेज में क्या होगा, सिग्मा फैक्टर तो हट जाता है, यहाँ दिखा रहा है सिग्मा फैक्टर चला गया, बचा कौन, आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम, जो क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा आरएनए का। और इसका स्पीड क्या होता है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड करता है। काफी जल्दी काम करता है, 1 सेकेंड में ये 40 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। ये प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब होता है, कि इसको जो बना दिया उसको पीछे से फिर पढ़ा जाएगा कि वो सही सही जुड़ा है कि नहीं। ये थोड़ा रुक जाएगा और पीछे जाके चेक करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। फिर थर्ड फेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, टर्मिनेशन। जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाए, कुछ टर्मिनेटर्स आते हैं, हेयर पिन लूप, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी कुछ बात किए हैं। और मेन जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे उसमें भी उसको डिटेल में देखेंगे कि टर्मिनेशन कैसे होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सिग्मा फैक्टर, ये 4 तरह के होते हैं। मोस्टली कॉमन क्या होता है, सिग्मा 70। तो इसको याद रखने का जरूरत नहीं है अलग अलग क्या है, बस आपके नॉलेज के लिए है। तो इस आरएनए पॉलीमरेज का क्या बायोलॉजिकल और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया बढ़ ही नहीं सकता, इसलिए एसेंशियल है। इसी चीज को हम लोग किस में यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स में। कभी भी आप बीमार पड़ते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक करता क्या है, एंटीबायोटिक क्या करता है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। रिफार्मसिन एक एंटीबायोटिक होता है। जब ये दिया जाएगा तो ये सेल के अंदर जाके आरएनए पॉलीमरेज के बीटा सब यूनिट से जुड़ जाएगा और इसको ब्लॉक करेगा। और अभी अभी हम देखें कि बीटा सब यूनिट का क्या काम होता है, पॉलीमरेज एक्टिविटी, नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना, जिससे डीएनए से आरएनए बने और इलेंगेशन होता रहे। ये ट्यूबरकुलोसिस बीमारी में इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज से डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो आगे प्रोटीन नहीं बनेगा, तो बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा। इसीलिए इसको एंटीबायोटिक कहते हैं। इसी आरएनए पॉलीमरेज में अगर म्यूटेशन हो जाए, अचानक कुछ सीक्वेंस बदल जाए, तो ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सारा चीज बदल सकता है। इस प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का बायोटेक्नोलॉजी में भी काफी यूज होता है। अभी तक हम लोग सिर्फ
प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का बात किए थे। अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें मुख्य अंतर क्या है कि यूकैरियोटिक में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3, जबकि प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। सारे आरएनए पॉलीमरेज के अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं, सब यूनिट कंपोजिशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन रोल अलग होता है और जीन एक्सप्रेशन में ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज 1, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पॉल 1। इसमें 2-3 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो ऐसे आपको लिखना है कि लोकेशन कहाँ है। इसका लोकेशन कहाँ है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। आपको न्यूक्लियस वाले वीडियो में दिख जाएगा कि न्यूक्लियस का एक एरिया है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है राइबोसोमल आरएनए बनाना। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 कौन बनाता है? राइबोसोमल आरएनए। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोमल, मैसेंजर, ट्रांसफर तीनों बना सकता था, लेकिन यूकैरियोट में राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए कौन है? आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है। इसमें ये प्री राइबोसोमल आरएनए बनाता है जिसको 45S प्रिकर्सर कहते हैं, जो बाद में अलग अलग, आप राइबोसोम पढ़े होंगे तो कभी, उसमें अलग अलग यूनिट होते हैं। तो ये 28S, 18S और 5.8S राइबोसोमल आरएनए के कंपोनेंट्स को बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि 50% जो सेल के टोटल आरएनए होते हैं वो यही राइबोसोमल आरएनए होते हैं। इस एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वहां पे क्या क्या होता था? 2 अल्फा होता था, 2 बीटा, 1 ओमेगा होता था प्रोकैरियोट में। इसमें कुल 14 सब यूनिट्स होते हैं। इस हर सब यूनिट का नाम जानने का जरूरत नहीं है, ना ही उनके फंक्शन उतना इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज में 14 सब यूनिट्स होते हैं। इसमें दो लार्जेस्ट जो सब यूनिट होते हैं वो किसके तरह होते हैं? प्रोकैरियोटिक बीटा और बीटा प्राइम के तरह, जिसका क्या फंक्शन होता था? पॉलीमरेज एक्टिविटी, नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना। ये किसके मदद से काम करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसा कुछ नहीं होता था। यूकैरियोट में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसका क्या नाम है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो ट्रांसक्रिप्शन में मदद करते हैं। तो इस आरएनए पॉलीमरेज के मदद करने के लिए कौन से ट्रांसक्रिप्शन आते हैं? यूबीएफ। इसका फुल फॉर्म है अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर, और SL1 सिलेक्टिविटी फैक्टर 1। जब हम आरएनए पॉलीमरेज 1 से राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब इनका डिटेल में रोल देखेंगे। ये किसमें हेल्प करते हैं? प्रोमोटर रिकॉग्निशन में। मतलब ये वही काम कर रहे हैं जो प्रोकैरियोट में कौन करता है? सिग्मा फैक्टर। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? बहुत हाई ट्रांसक्रिप्शन आउटपुट है, बहुत ज्यादा राइबोसोमल आरएनए बन सकता है इससे। जो दूसरा आरएनए पॉलीमरेज है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज 2 या पॉल 2, ये भी कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता था आरएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोलस में, केंद्रक के केंद्रिका में। और ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के न्यूक्लियोप्लाज्म में, जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस में नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, इसको याद रखना है। ये किसको बनाता है? मैसेंजर आरएनए, जो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इससे ही प्रोटीन बनता है। इसके साथ ये एसएन आरएनए, एमआई आरएनए और भी तरह के आरएनए को बना सकता है। उसमें 14 सब यूनिट्स होते थे आरएनए पॉलीमरेज 1 में, इसमें 12 सब यूनिट्स होते हैं। इसका जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है उसका क्या नाम है? आरपीबी 1। और इसमें एक डोमेन होता है, एक साइट होता है जिसको सी टर्मिनल डोमेन कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब इसमें फॉस्फेट आके जुड़ता है इस डोमेन में। ये रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसमें? इनिशिएशन में। जब हम लोग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब हम इसका रोल देखेंगे। ये किस लास्ट में, लास्ट स्लाइड में हम देखें कि आरएनए पॉलीमरेज 1 किससे पहचाना जाता था? वहां दो अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे, SL1 था और UBF था। इसमें कौन से? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। एक चीज और याद रखना है कि ये नाम को कैसे याद रखना जाए। तो TF का क्या मतलब है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। 2 का क्या मतलब है? ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, इसलिए इसके आगे 2 लिखा है। और जैसे ये डिस्कवरी है उस हिसाब से DBEFH ऐसे इनका नाम दिया गया। तो हम लोग पढ़े थे कि यूकैरियोट के प्रोमोटर में टाटा बॉक्स होता है।
तो आरएनए पॉलीमरेज 2 के टाटा बॉक्स का पहचान कौन करता था, तब भी बताए थे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का टाटा बाइंडिंग प्रोटीन करता है। इसी के साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B का BEFH भी इसमें असिस्ट करता है और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसका क्या फंक्शन हो गया, इनिशिएशन फंक्शन हो गया और इलोंगेशन करेगा। इसी के साथ साथ हम लोग यूकैरियोट पे देखे थे कि वहां जब आरएनए बनता है उसके साथ कैपिंग होता है, एक कैप लगता है 5 प्राइम पे, 3 प्राइम पे पॉलीएडिनाइलेशन पॉली ए टेल लगता है और इंट्रॉन को हटाने के लिए स्प्लाइसिंग लगता है। इन सारे काम में किसका रोल है, आरएनए पॉलीमरेज 2 का है। तो आरएनए पॉलीमरेज जीन एक्सप्रेशन के लिए, मतलब डीएनए से आरएनए बनने के लिए और आगे प्रोटीन बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज 3, ये भी कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर से याद कर लेते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 कहाँ था, वो न्यूक्लियोलस में था। न्यूक्लियस के अंदर एक हिस्सा है, न्यूक्लियोलस में था और राइबोसोमल आरएनए बना रहा था। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बना रहा था, मैसेंजर आरएनए, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में था। और आरएनए पॉलीमरेज 3 भी न्यूक्लियोप्लाज्म में है, लेकिन ये क्या बनाता है, ट्रांसफर आरएनए, 5S आरएनए, यूसिक एसएन आरएनए और अदर छोटे छोटे आरएनए बनाता है। लेकिन मेन आपको क्या याद रखना है, ट्रांसफर आरएनए। इसमें 17 सब यूनिट्स होते हैं, ये सबसे बड़ा होता है। ये भी पॉलीमरेज 2 जैसा ही होता है, इसमें भी स्पेशलाइज्ड सब यूनिट्स होते हैं जो इंटरनल प्रमोटर एलिमेंट को पहचानता है। इसके अंदर ए और बी बॉक्सेस होते हैं, इतना याद रखना जरूरी नहीं है। ये 17 सब यूनिट है, कहाँ पाया जाता है और क्या बनाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कौन से फैक्टर है, फिर देखिए, टीएफ मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। पॉलीमरेज 3 है तो यहाँ 3 आ गया, इसके लिए ए बी सी असिस्ट करता है। सिग्निफिकेंट क्या है कि ट्रांसलेशन मशीनरी का कंपोनेंट बनाते हैं। क्यों बनाता है, हम लोग ट्रांसलेशन में देखेंगे कि ट्रांसफर आरएनए ही वो होता है जो एमिनो एसिड को ले आता है, फिर प्रोटीन बनता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 के अलावा भी सेल्स में आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 पाया जाता है, जो मोस्टली प्लांट्स में पाया जाता है। इनका काम क्या होता है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए का बनाना। इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको समझेंगे कि इसका क्या काम है और ये क्यों बनते हैं। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जो बैक्टीरियोफेज आरएनए पॉलीमरेज जैसे होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के जीन से आरएनए बनाते हैं। जनरल फीचर क्या है यूकैरियोटिक का, कि सारे क्या है, मल्टी सब यूनिट, किसी में 12 था, किसी में 14 था, किसी में 17 सब यूनिट थे। और क्या है, इसके काम के लिए कौन जरूरी है, मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बिना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ये काम नहीं कर सकते। और क्या है, इसमें आरएनए प्रोसेसिंग भी होता है, जैसे कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिनाइलेशन। इनके रेगुलेशन में क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो क्रोमैटिन जैसा कुछ होता ही नहीं था, यहाँ होता है। इसके लिए क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, इनहेंसर, साइलेंसर काफी अहम है इसके रेगुलेशन में। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, पॉलीमरेज 2 एक फंगस पाया जाता है, फंजाई में पड़े होंगे, अमानिता, उससे एक टॉक्सिन होता है एमिनिटीन। ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, कैसे, पॉलीमरेज 2 को इनिबिट करके। तो जैसे एंटीबायोटिक का बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही जो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, वो हमारे भी यूकैरियोट के पॉलीमरेज को भी इनहिबिट कर सकते हैं। कैंसर के बीमारी में क्या होता है, पॉलीमरेज 1 ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे राइबोसोम काफी ज्यादा सेल में बनते हैं और सेल कैंसरस हो जाता है। इसका थेरापेटिक यूज या इलाज में भी यूज होता है। पॉलीमरेज 2 के ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजरी को एंटीवायरल या एंटी कैंसर ड्रग डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। थैंक यू। तो आज के वीडियो में आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोग बात किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में बात करेंगे, फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे। थैंक यू।